नमस्ते दोस्तों। आज हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं और थोड़ा सा लाइव काइंड ऑफ केस स्टडी है। सो वी वर हैविंग अ डिस्कशन विद एन इन्वेस्टर और उनके मतलब थॉट्स में ये अभी एक डिलेमा चल रहा है कि उनके पास एक ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का फ्लैट है। शुड ही सेल दिस पर्टिकुलर रियल एस्टेट एंड अगेन बाय अनदर रियल एस्टेट, या फिर जो हमें लगता है कि सेल करके डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या फिर उसको सीधा हमने होल्ड करना चाहिए। तो ये सारे सिनारियोज जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस केस स्टडी का पर्सपेक्टिव समझा देता हूं। ये जो फ्लैट है जिसकी करंट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपीस की है, तो ये फ्लैट जो था वो परचेस हुआ था इन ऑलमोस्ट 2003-4 में ये फ्लैट परचेस हुआ था। ओके। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द परचेस वैल्यू वाज कंप्लीट, सब मिला के अराउंड 20 लाख रुपीस की वो कॉस्ट थी। आज अगर हम देखते हैं 2026-27 में हम है, और यहाँ पे अगर ये फ्लैट सेल करने के लिए जाता है, दिस पर्टिकुलर फ्लैट इज इन पुणे। सो अच्छे एरिया में ये फ्लैट है एंड अराउंड 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। एक कार पार्किंग एंड ओल्ड सोसाइटी है। थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट अब 20-22 साल हो चुके हैं, तो सोसाइटी वैसे ओल्ड है बट फिर भी काफी वेल मेंटेन्ड काइंड ऑफ सोसाइटी है। एमिनिटीज वगैरह सारी चीजें हैं। मैं इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूं क्योंकि सेल एंड री इन्वेस्टमेंट के हम डिस्कशंस यहाँ पे करने वाले हैं। ओके। वहां अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस तक ये फ्लैट अगर सेल करने जाएंगे तो ये हो सकता है, सेल हो सकता है। सो अगर क्योंकि ये री इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, पहली केस जो है वो हम री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इसीलिए वो इंडेक्सेशन वगैरह टैक्सेशन वगैरह की लॉजिक नहीं होंगे, बिकॉज पूरा का पूरा पैसा री इन्वेस्ट हो सकता है। अब यहां पे अगर ये पर्टिकुलर चीज उसी एरिया में अगर नई बिल्डिंग में री इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर वो जाते हैं, तो इस कॉस्ट में 1.5 करोड़ इंक्लूसिव ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड एवरीथिंग सब सब मिला के ही विल गेट अनदर 2 BHK। ये जो है वो भी 2 BHK ही है, बट पुरानी बिल्डिंग है तो एरिया जो है रूम्स वगैरह वो थोड़े से स्पेशियस है, बट नाउ विद द न्यू 2 BHK तो काफी कॉम्पैक्ट 2 BHK होते हैं। तो यहाँ पे कम ये जो 1000 स्क्वायर फीट का है, तो नया जो मिलेगा वो 800 स्क्वायर फीट का मिलेगा। अभी ये जो 1000 स्क्वायर फीट है उसमें अराउंड 30-32 हजार रुपए का उनका रेंट आता है। और ये नया प्रॉपर्टी अगर वो परचेज भी करते तो वहां पे भी जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 31 हजार रुपए पर मंथ ही आएगा। इन अ वे प्रॉपर्टी के एंगल से अगर हम देखते हैं, ठीक है, नई प्रॉपर्टी में जा रहे हैं आप, बट एरिया जो है स्क्वायर फीट में वो कम हो रहा है यहाँ पे। अब ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बिल्डर जो है वो नई बिल्डिंग पे प्रीमियम चार्ज कर रहा है। प्रीमियम चार्ज यहां पे हो रहा है, प्लस एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा हमारा, क्योंकि हम जब सेल करेंगे उस वक्त पे तो मतलब 1.5 करोड़ हमारे पास आएंगे, बट हम जब बाय करेंगे तो वो इंक्लूसिव ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वो बाय करना पड़ेगा। मतलब इन अ वे हमारा जो बजट है वो वहां पे नीचे चला जाएगा। ये समझना होगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटीजन एक एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पास रहेगा। उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो इन अ वे सिर्फ एक नई प्रॉपर्टी बोल के हम वहां पे वो बाय कर रहे हैं। प्लस अब ये जो नई प्रॉपर्टी है उस एरिया में कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो है वहां एमिनिटीज वगैरह या थोड़ा सा ओपन एरिया वगैरह लिमिटेड है, तो ऐसा भी नहीं है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भाई नई प्रॉपर्टी है तो क्या इसमें अप्रिसिएशन ज्यादा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा सर्वे करोगे मार्केट में जाके तो ये बिल्डर्स जो है ये अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं। मतलब आने वाले 2 से 4 सालों का जो रिटर्न है आपका, वो कहीं ना कहीं वो प्रीमियम में आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसके ऊपर जाने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब इनिशियल ईयर्स ऑफ दैट न्यू प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन जो होगा वो कंपेयर टू ओल्ड प्रॉपर्टी कम होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज अच्छा खासा प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे किया होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड लॉट ऑफ पीपल आर रियलाइजिंग दिस अर्लियर।
थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ हमारा झुकाव बहुत ज़्यादा होता था, तो हम इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचते नहीं थे, और अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। बट जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी, ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, तो ये सारे डिस्कशंस जो है वो सामने आते हुए हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो आने वाले 4-5 सालों में ये जो नई बिल्डिंग है वो भी पुरानी लगने शुरू हो जाएगी, एंड देन अगेन वो एरिया के अप्रिसिएशन के ट्रेंड में वो आ जाएंगे। सो अगेन मतलब, एक तो हमने हमारी बड़ी प्रॉपर्टी को हमने छोटा कर लिया, रेंटल वहीं के वहीं रह गए, प्लस मोर एमिनिटीज से हम लेस एमिनिटीज में ये इन्वेस्टमेंट्स हम यहां पे कर रहे हैं। सो ये अल्टीमेटली विल इट बी गुड चॉइस? सो अगर इफ एट ऑल रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टेड रहना है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है होल्ड का। तो क्यों ये सब चीजें करनी है? इससे अच्छा जो ये प्रॉपर्टी है जहां पे अराउंड एक 2 से 3% का अगर रेंटल यील्ड आ रहा है, प्लस एक 4 से 5% का अगर अप्रिसिएशन ईयरली हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जैसे कि एरिया में अप्रिसिएशन हो रहा है, सो 6 से 8% का ओवरऑल अप्रिसिएशन, ओवरऑल अप्रिसिएशन मतलब रेंटल यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन, आई थिंक दैट इज अ गुड रिटर्न। देन इस केस में इट्स बेटर टू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट। क्यों ये सब चीजें ये सेल करके वो बाय करके, एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी, प्लस यहाँ जो पुरानी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे मेंटेनेंस, वीजा वीज नई प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस इसमें डिफरेंस होगा। सो नई बिल्डिंग्स में ऑब्वियसली मेंटेनेंस विल बी ऑन अ हायर साइड। एंड सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर डजंट वांट टू गो एंड लिव देयर, क्योंकि ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ही रहेंगे उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि दे विल गो एंड एंजॉय कि भाई नई प्रॉपर्टी है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वैसा भी यहाँ सिनारियो नहीं है। सो देन होल्डिंग दिस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्यों ये सब चीजें ये यहाँ पे करनी है? अब ये दूसरा ऑप्शन हो गया, तो होल्ड, ये मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली दे शुड डू दिस। बट तीसरा ऑप्शन मतलब, क्योंकि एक डिस्कशन में ऐसा निकला कि भाई क्या ये प्रॉपर्टी बेच के हमने डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्या, मतलब सेल एंड डाइवर्सिफाई। अब सेल एंड डाइवर्सिफाई में डाइवर्सिफिकेशन कौन से एसेट क्लास में होगा? सो रियल इस्टेट टू, से सपोज इफ वी आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इनटू इक्विटी, इक्विटी एसेट क्लास, इक्विटी एसेट क्लास में डायरेक्ट स्टॉक्स वी आर नॉट सजेस्टिंग, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की ही यहां पे बात हम कर रहे हैं। सो क्या ये लॉजिकल हो सकता है क्या? तो फिर यहां पे हमें अब टैक्सेशन का एंगल देखना होना है कि 20 लाख में प्रॉपर्टी ली थी, 150 में हम अगर बेच रहे हैं, 130 का अगर ऑलमोस्ट कैपिटल गेन्स आ रहा है, तो इस पे 12.5% अगर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, सो ऑब्वियसली आई थिंक वहां पे एक 16-1 लाख रुपए तक का टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स आ सकता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी करोगे, बट मुझे लग रहा है वहां पे भी 15-16 लाख रुपए तक का ही टैक्स आएगा। मतलब से अराउंड 20 लाख की प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन के साथ अराउंड 66 लाख की हो सकती है। तो उस केस में आप पकड़ लीजिए कि अराउंड 84 तक का ये क्या बोलते कैपिटल गेन्स आएगा। तो इस पे 20% अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 17 लाख। तो ये दोनों में से जो भी टैक्स कम होगा, इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन, तो उतना टैक्स 16-1 लाख रुपए उनको भरना पड़ेगा सी सपोज। तो देन 134 विल बी द इन्वेस्टमेंट, 134 लैक्स, यानी कि 1.34 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में करते हैं, देन उस पे अगर हम, आई अंडरस्टैंड लास्ट 18 महीने में मार्केट sluggish है, ज्यादा रिटर्न्स हम देख नहीं रहे हैं, बट इफ यू पीपल आर फीलिंग दैट कि ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारा 10% प्लस होता है इंडिया में, तो 12% का रैशनल एक्सपेक्टेशन पर एनम इक्विटी से रखने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो 1.34 करोड़ पे क्लोज टू 15 से 16 लाख रुपए का अगर कैपिटल गेन्स इस पे आता है। हमने रियल एस्टेट में कितना कंसिडर किया था? 2% का रेंटल यील्ड और 4 से 5% का एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। अगर ये हम देखते हैं तो देयर वी वर एक्सपेक्टिंग 6 to 7% ऑफ रिटर्न्स, यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 12% के रिटर्न्स। सो यहां 15-16, अगर हम यहाँ 15 लाख रुपए के रिटर्न की बात करते हैं, विजाविज 1.5 करोड़ पे 7% मतलब 10 लाख रुपए। सो 10 लाख रुपीज के रिटर्न्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड रह के आ सकते हैं। सो 10 लाख वर्सेस अराउंड 15 to 16 लैक्स, मतलब जो
टैक्स पे किया है, इन्होंने 16 लाख रुपए का टैक्स पे किया हुआ है, वो टैक्स वापस लेने में ही इनको ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे, 2 to 3 years उसमें प्रॉपर्टी टू इक्विटी में जो है वो ब्रेक इवन होगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो है वो आने शुरू होंगे। तो ये सारा जो एक्चुअल रिटर्न्स का कैलकुलेशन शुरू होगा, अगर डाइवर्सिफाई करना है रियल एस्टेट टू इक्विटी में, तो ये 3 साल बाद शुरू होगा, 3 years, आफ्टर 3 years। ये इमीडिएटली नहीं शुरू होगा, क्योंकि हम रैशनल वे से ये सारे एक्सपेक्टेशंस रख के यहां पे चल रहे हैं। अब यहां 4 to 5% का भी जो एप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, एंड 2 से 3% का रेंटल यील्ड, तो ये यहां पे हमारे एक्सपेक्टेशंस रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहने के लिए है। सो देन 3 साल के बाद वो एप्रिसिएशन जो है वो एक्चुअली अच्छा रंग दिखाना शुरू करेगा। बट इन बिटवीन बहुत सारे इमोशंस प्ले हो सकते हैं। रियल एस्टेट के साथ इमोशनल क्वोशंट मैनेजमेंट आसान होता है। आप बाय एंड होल्ड, ये फिलॉसफी, क्योंकि रोज रोज आपको आपकी रियल एस्टेट की प्राइस पता नहीं चलती है। बट वीजा वीज अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हो, इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्टेड रहते हो, सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये इमोशनल क्वोशंट जो है इसका डेफिनेटली हायर साइड में होगा, एंड वहां इमोशन मैनेजमेंट इज, बिहेवियर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ की। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लस एक थोड़ा सा और अगर हम बात करते हैं, सो सपोज अगर से सपोज इन इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं, तो यहां पे अगर अदर फाइनेंशियल गोल्स प्रॉपरली कवर्ड है, अदर फाइनेंशियल गोल्स कवर्ड है फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। सो फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इक्विटी स्टॉक्स आते हैं, या फिर पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, या सुकन्या समृद्धि के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, एफडीज आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी है, तो देन फाइनेंशियल एसेट से अगर फाइनेंशियल गोल्स कवर्ड है, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस रियल एस्टेट नहीं भी सेल करेंगे वो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इमोशन मैनेजमेंट में रियल एस्टेट दे हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि वहां पे एक रियल एसेट आपको आपके सामने नजर आता है, एंड देन वो अननेसेसरीली आप आपके बिहेवियर्स फ्लक्चुएट नहीं होते। बट इक्विटी में बिहेवियर फ्लक्चुएशन का चांस बहुत ज्यादा है। सो अगर सरप्लस एसेट्स है, ये पर्टिकुलर एसेट्स वेल्थ क्रिएशन के लिए है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन में रियल एस्टेट का होना, या गोल्ड का होना, या इक्विटी का होना, ये दैट इज ओके। सो हर चीज इक्विटी में ही डालने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके रख सकते हो। फाइनेंशियल गोल्स के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल एसेट्स होना ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट अगर सरप्लस एसेट्स है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग एसेट्स में होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी भी कुछ ऐसी केस स्टडीज है, या फिर आपकी भी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करनी है, वन ऑन वन सेशंस आपको हमारे साथ करने हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो, parimal@investedna.in, या फिर contact@investedna.in, या फिर gaurav@investedna.in। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू पीपल ऑन दीज थिंग्स, डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।